नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखो इसमें हमें क्या करना होगा, एक मॉलिक्यूल के पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको गिवन होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना होता है। अब आप देखो स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी कंपैरिजन में क्वेश्चन है हमें क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है और उन फैक्टर्स को कंसिडर करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आप ध्यान देना, जैसा कि रेजोनेंस की एप्लीकेशन में भी अगर आप याद करें तो हमने डिस्कस किया है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन जब आप करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑक्टेट। तो सबसे पहले जब आप दो स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो आपको ऑक्टेट चेक करना है। सपोज आपके पास कंडीशन है, टू स्ट्रक्चर्स आर गिवन टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी एंड नाउ सपोज इन वन स्ट्रक्चर all the atoms are having complete octet and in the second structure there is an atom with incomplete octet। अगर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि एक में ऑक्टेट कंप्लीट है और एक में अगर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो फिर आपको इस केस में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। irrespective of rest all factors, the structure having all the atoms with complete octet will be more stable than the structure having atom with incomplete octet। तो देखो कंपैरिजन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लेते हैं वो हम लेते हैं ऑक्टेट। तो आप ध्यान देना, first of all comparison will be based on octet and the structure having all the atoms with complete octet will be more stable than the structure having atom with incomplete octet। अब सपोज आपके पास कंडीशन है कि टू स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है और दोनों ही स्ट्रक्चर्स में सपोज ऑक्टेट कंप्लीट है। दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्वेश्चन है फिर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा। तो उस केस में फिर हम बात करते हैं द न्यूट्रल स्ट्रक्चर। द न्यूट्रल स्ट्रक्चर गेट्स प्रायोरिटी ओवर द चार्ज्ड स्ट्रक्चर। ऐसे केस में फिर आपको क्या देखना होगा कि अगर आपके पास, देखो हमने कहा ऑक्टेट वाले फैक्टर की अगर बात की जाए तो उसके रिस्पेक्ट में तो दोनों कॉमन है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये कंडीशन है कि इन वन स्ट्रक्चर ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल and in other structure some atoms are charged, तो आप ही डिसाइड करें कि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है जिसमें सारे एटम्स न्यूट्रल हैं और एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें एटम्स चार्ज्ड हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रल वाला। तो ऐसे केस में फिर हम बात करते हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर, मतलब द स्ट्रक्चर हैविंग ऑल द एटम्स विदाउट एनी चार्ज विल बी मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर हैविंग एटम्स विद चार्जेस। तो प्रायोरिटी में हम बात करते हैं तो सीक्वेंस में सेकंड फैक्टर हो जाएगा इसमें न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर हैविंग चार्जेस। फिर उसके बाद में सपोज आपके सामने ये सिचुएशन आती है कि टू स्ट्रक्चर्स आर गिवन एंड बोथ आर चार्ज्ड। अगर दोनों ही स्ट्रक्चर्स चार्ज्ड हैं तो क्वेश्चन है फिर कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो आप ध्यान देना, चार्ज्ड स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो देखो चार्ज्ड स्ट्रक्चर में दो फैक्टर्स होते हैं कंपैरिजन के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर दो स्ट्रक्चर में चार्जेस हैं तो उन चार्ज स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो हम बात करते हैं चार्ज ऑन एटम। आप ध्यान दीजिएगा, इफ द स्ट्रक्चर्स आर चार्ज्ड देयर आर टू फैक्टर्स टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी एंड इन टू फैक्टर्स वन ऑफ द फैक्टर इज वन ऑफ द फैक्टर इज चार्ज ऑन एटम। आपको इस केस में देखना होगा कि दोनों स्ट्रक्चर्स में जो चार्जेस हैं वो कौन से एटम्स पर हैं और चार्जेस के टाइप क्या हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। चार्ज ऑन एटम में आप क्या देखेंगे, आपको एक तो देखना है कि चार्ज का टाइप कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और वो कौन से एटम पर है। और ऐसे केस में अगर बात की जाए तो याद करें हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या मैं बात कर सकता हूं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव it will be more stable to be present on more electronegative atom। क्या बात क्लियर हो रही है। तो देखो चार्ज ऑन एटम में अगर बात की जाए तो इस केस में हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will be more stable। क्या बात समझ में आ रही है।
देखो मान लो अगर आपके पास कंडीशन है कि दो स्ट्रक्चर्स में मान लेते हैं, ऑक्टेट के रिस्पेक्ट में हमने कहा कि दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड हमने कहा कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स में चार्जेस हैं। अब मान लेते हैं कि एक में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और एक में अगर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन विल बी मोर स्टेबल। और अगर मान लो कंडीशन है कि एक में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और एक में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, क्योंकि हम बात करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये तो बात हो गई देखो चार्ज ऑन एटम की। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है उनमें चार्ज ऑन एटम सेम हो, मतलब सेम टाइप के एटम्स पर चार्ज हो। अब चार्ज ऑन एटम अगर सेम है, मान लेते हैं अगर आपके पास कंडीशन है कि एक स्ट्रक्चर में सपोज कार्बन एंड नाइट्रोजन पर चार्ज है और दूसरे स्ट्रक्चर में भी सपोज कार्बन एंड नाइट्रोजन पर चार्ज है। अब एक में भी कार्बन, फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी कार्बन एंड नाइट्रोजन पर चार्जेस हैं और सेकंड स्ट्रक्चर में भी अगर कार्बन एंड नाइट्रोजन पर चार्जेस हैं, मतलब सेम टाइप के एटम्स पर अगर दोनों स्ट्रक्चर में चार्जेस हैं, तो फिर कंपैरिजन का बेसिस ये तो नहीं हो सकता। उस केस में फिर हम बात करते हैं चार्ज सेपरेशन की, मतलब उस केस में हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। आप ध्यान देना, अगर चार्ज ऑन एटम सेम है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर में अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स पर चार्जेस हैं, तो ऐसे केस में फिर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? चार्ज सेपरेशन। इस केस में फिर हम चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं, या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और अब इसमें इंपॉर्टेंट होगा चार्जेस के टाइप क्या है और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। क्या मैं बात कर सकता हूं अगर चार्जेस ऑपोजिट हैं तो दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर। अगर ऑपोजिटली चार्ज्ड एटम्स हैं तो दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड इफ एटम्स आर सिमिलरली चार्ज्ड, अगर एटम्स पर सेम चार्जेस हैं तो सिमिलरली चार्ज्ड एटम्स शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब आप ये कह सकते हैं चार्ज सेपरेशन शुड बी लेस in case of opposite charges and charge separation should be more in case of similar charges। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मान लो अगर हम कह रहे हैं कि दो एटम्स पर चार्जेस हैं और दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो दो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स का या दो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स का क्लोज होना बेटर होगा या डिस्टेंस पर होना बेटर होगा? तो ऑब्वियसली इट वुड बी बेटर टू बी एट मोर डिस्टेंस। जितना वो डिस्टेंस पर होंगे उतना बेटर होगा। और अगर एटम्स ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, अगर एटम्स ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, एक पर सपोज पॉजिटिव चार्ज है और एक एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर तो हम चाहेंगे दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब चार्ज सेपरेशन शुड बी लेस। तो इस केस में हम बात कर सकते हैं चार्ज सेपरेशन शुड बी लेस फॉर ऑपोजिट चार्जेस charge separation should be less for opposite charges and it should be more for similar charges, less for opposite charges and should be more for similar charges। और अब इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आपके पास क्या हो सकता है? देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि दो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं और दोनों में ही एटम प्रेजेंट है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दोनों ही स्ट्रक्चर में अगर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्वेश्चन है फिर कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो आप ध्यान देना, देखो अगर एक स्ट्रक्चर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और दूसरे स्ट्रक्चर में सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तब तो फिर हम अनडाउटेडली बात कर सकते हैं कि कंप्लीट ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रक्चर्स में एटम प्रेजेंट है विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो फिर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? तो ऐसे केस में फिर हम ये चेक करते हैं कि कौन से एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं इन वन स्ट्रक्चर कार्बन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड इन सेकंड स्ट्रक्चर सपोज ऑक्सीजन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इन वन स्ट्रक्चर कार्बन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट and in second structure oxygen is having incomplete octet. Now can you compare which structure will be more stable? देखो आसान है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना खराब है, लेकिन अगर एक में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एक में अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना ज्यादा खराब होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन कार्बन से ज्यादा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। और याद करें यही तो रीजन है
कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में, तो याद करें ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तो हम वैसे भी अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करने का यही तो रीजन है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। तो अगर आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक में ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना कंपैरेटिवली बेटर होगा एज कंपेयर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में बात कर सकते हैं, देखो कि अगर टू स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है और दोनों में ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, अगर दोनों में ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ऐसे केस में फिर हम बात करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम with incomplete octet will be better than the more electronegative atom having incomplete octet। तो ये आपके पास ओवरऑल एक फाइनल सीक्वेंस है टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ऑक्टेट चेक करेंगे। और एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो ये क्वेश्चन प्रोफाइल बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन प्रोफाइल में मोस्टली स्टूडेंट एरर करते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूं, यूजुअली एरर भी एक ही तरह की होती है, और वो एरर मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं पहले ही आपको एरर बता रहा हूं, अगर आप इस एरर को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन करोगे तो इस क्वेश्चन प्रोफाइल में मैं आपको बता रहा हूं आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर्स आपको गिवन होते हैं और सपोज उन स्ट्रक्चर्स में अगर चार्जेस आपको मिल रहे हैं, मतलब टू स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है और सपोज दोनों में चार्ज हैं, दोनों में चार्जेस हैं, मतलब एक तरह से आपको टू स्ट्रक्चर्स चार्ज स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही आपको चार्ज स्ट्रक्चर मिलते हैं आप डायरेक्ट कंपैरिजन में यहां आ जाते हैं। क्योंकि चार्ज स्ट्रक्चर में आपको ऐसा बताया जाता है कि आप पहले चार्ज ऑन एटम चेक करो, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर बेटर होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर बेटर होगा, और अगर चार्ज ऑन एटम सेम है तो फिर चार्ज सेपरेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करो। तो जब भी आपको चार्ज स्ट्रक्चर दिखते हैं तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन में इस फैक्टर पर आ जाते हैं, जबकि मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले कंपैरिजन में आपको क्या देखना होगा, ऑक्टेट आपको चेक करना होगा। अब एक बात सोचिए, सपोज एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है और एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज सपोज नाइट्रोजन पर है। इन वन स्ट्रक्चर सपोज पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, इन सेकंड स्ट्रक्चर सपोज पॉजिटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन। क्या लगता है विच विल बी मोर स्टेबल? अब अगर आप डायरेक्ट यहां आ जाओगे तो फिर तो ईएन के बेसिस पर तो आपको लगेगा कि कार्बन की ईएन कम है, नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि लेस ईएन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बात सही है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ऐसा हो कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर ऑक्टेट के बेसिस पर तो एन पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सी पॉजिटिव। तो क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मिस्टेक आप नहीं करना। अगर आप इस मिस्टेक से बचते हैं तो फिर इस क्वेश्चन प्रोफाइल में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले कंपैरिजन में आपको क्या देखना है, ऑक्टेट आपको देखना है। ऐसा नहीं कि चार्जेस देखकर आप डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पर आ जाएं। थर्ड पॉइंट पर हम आ जाएंगे, जल्दी किस बात की है, पहले आप ऑक्टेट चेक करो, उसके बाद में फिर अगर चार्ज स्ट्रक्चर है तो फिर आप थर्ड फैक्टर पर आओ। क्या बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली सबसे पहले कंपैरिजन में आपको ऑक्टेट देखना है, फिर इसके बाद में न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल गेट प्रायोरिटी, दैट विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर, एंड टू स्ट्रक्चर्स बोथ आर चार्ज्ड, they will be compared on the basis of these factors, and if two structures both are having atom with incomplete octet, they will be compared on the basis of fourth factor। क्या बात क्लियर होगी? तो इस तरह से इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। अब इसमें मैं आपको इस सीक्वेंस को एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके बताता हूं, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। क्लियर होगी बात? ये चलिए एक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, आप ध्यान दें।
आपको सपोज ये 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है और इन स्ट्रक्चर्स का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। आप ध्यान देना, अब आप देखो इन 3 स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी कंपैरिजन में सबसे पहले आपको देखना होता है ऑक्टेट। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ऑक्टेट चेक करेंगे। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड स्ट्रक्चर में अगर बात की जाए तो देयर इज एन एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एंड इन थर्ड स्ट्रक्चर अगेन ऑल द एटम्स आर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। अब आप ध्यान देना, देखो ये भी मैं आपको तरीका बताता हूं कि ऑक्टेट हम कैसे चेक करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को ऑक्टेट चेक करने में भी प्रॉब्लम होती है, हालांकि बहुत बेसिक पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखो यहां पर अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर में आप देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, बट आप चेक करेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे चेक करें, एक बात बताएं, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑफ न्यूट्रल ऑक्सीजन। क्या बात कर सकता हूं, न्यूट्रल ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? और अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर यहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन कम किया जाए तो बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन में आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, बचे 5 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे आप बताओ इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं? आंसर है 3, क्योंकि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो आप कह सकते हैं आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। आप ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, और अगर इस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं तो हमने तो कहा भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स? आंसर है द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास आपको एक लोन पेयर भी काउंट करना है, क्योंकि इंक्लूडिंग दिस लोन पेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग द टोटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन विल बी 5। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल ऑक्सीजन में जैसा कि हम कहते हैं कि आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p4। अगर ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो बचे 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो आप कह सकते हैं लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। इस तरह से अब यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 3 बॉन्ड पेयर्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। एवरी बॉन्ड पेयर विल बी फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास अगर यहां पर 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, और एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो, तो 6 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हो गए इसके पास? 8। तो ऑल्दो ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इन दिस स्ट्रक्चर बट स्टिल ऑक्टेट इज कंप्लीट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर में ध्यान दें तो दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा आप देखो, फिर से मैं आपको एक बार फिर से अप्लाई करके बताता हूं वही कंसेप्ट जो मैंने आपको यहां पर चेक करके बताया। सबसे पहले आप बताओ न्यूट्रल कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। भाई न्यूट्रल कार्बन में अगर बात की जाए तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s2 और अगर न्यूट्रल कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहां पर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं कार्बन के पास, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास, तो इस स्ट्रक्चर में आप मुझे बताएं कि आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग? इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं? आंसर है ऑल द 3, क्योंकि यहां पर कार्बन ने 3 बॉन्ड पेयर्स का फॉर्मेशन किया है, 1 विद कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन। और अगर इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं तब भी मैक्सिमम कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड्स। और अगर 3 बॉन्ड्स बने तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। इसका मतलब इसका ऑक्टेट यहां पर इनकम्प्लीट है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं दिस कार्बन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप चेक करेंगे तो ऑल द एटम्स आर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे आप देखो, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में? 6। चलिए, तो फिर इसके पास 6 होने चाहिए क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं? आंसर है 2, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड पेयर्स का फॉर्मेशन किया है,
और अगर इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स? आंसर है रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स। तो इस ऑक्सीजन के पास आप कह सकते हैं यहां पर इसके पास 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, होते भी हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर्स के साथ में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 लोन पेयर के फॉर्म में। क्या बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां पर ऑल्दो ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो फिर तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बेसिस पर आप कह सकते हैं सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहां पर अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सेकंड इज लीस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सेकंड इज लीस्ट स्टेबल। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अब दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास है कंपैरिजन में, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। और ध्यान देना, अगर दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल गेट प्रायोरिटी ओवर चार्ज्ड स्ट्रक्चर। ऐसे केस में आप कह सकते हैं वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सारे एटम्स न्यूट्रल हैं, उस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में जिसमें देयर आर सम एटम्स विद चार्जेस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं इट इज न्यूट्रल स्ट्रक्चर सिंस ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज ऑन एनी एटम ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन थर्ड में अगर बात की जाए तो यहां पर आप कह सकते हैं एटम्स आर चार्ज्ड, तो फिर तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर दैट इज फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। ये यहां पर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो इस तरह से आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। और सपोज ऐसा होता कि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में अगर चार्जेस होते हैं तो पहले हम ये चेक करते कि चार्ज कौन से एटम पर है, और उनमें अगर डिफरेंस होता तो कंपैरिजन का बेसिस चार्ज ऑन एटम होता ये। और अगर चार्ज ऑन एटम सेम होता, सेम एटम्स पर अगर चार्जेस होते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में, तो फिर हम चेक करते हैं चार्ज सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और ऑपोजिट चार्जेस अगर हैं तो दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर। और अगर फोर्थ पॉइंट की अगर बात की जाए कि मान लो ऐसे दो स्ट्रक्चर आपके पास हैं जिनमें दोनों में ही एटम के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो फिर तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना कंपैरेटिवली बेटर होगा। तो ये इस तरह से आप इन फैक्टर्स को इस सीक्वेंस में अप्लाई करके स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल के गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। क्या बात क्लियर हो रही है? अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। क्लियर बात ये? तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अब इसी क्वेश्चन प्रोफाइल के सिमिलर और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और उनमें ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। यू हैव टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, इनके आंसर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा। और अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। देखो रेजोनेंस की जो एप्लीकेशंस है वो 9 एप्लीकेशंस मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और उसके बाद में एक टॉपिक हमने ये भी कंप्लीट किया, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। और अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हम बात करते हैं हकल्स रूल की। एक्चुअली हकल्स रूल इज सजेस्टेड फॉर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। देयर आर सम कंडीशंस अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, देयर आर सम कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक एंड अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल देयर आर सम कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एंटी एरोमेटिक। तो हम हकल्स रूल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की क्या कंडीशन है और एंटी एरोमेटिक होने की क्या कंडीशन है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है या हकल्स रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा वो आप कह सकते हैं नॉन एरोमेटिक होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं।
देखो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर एक मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहली कंडीशन यहां पर रिक्वायर्ड होती है, द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। इट शुड बी साइक्लिक मॉलिक्यूल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। क्या हमारा पॉइंट समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। दूसरा हम बात करते हैं सेकेंड, हम बात करते हैं इट शुड हैव प्लेनर रिंग। सेकेंड हम बात करते हैं कि देखो, एक तो मैंने कहा कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, मतलब आप ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल में रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल में प्लेनर रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, इट शुड हैव प्लेनर रिंग। थर्ड हम बात करते हैं इसमें रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग। आप ध्यान देना, अगर आप एक मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की कंडीशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल द फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड इज इट शुड बी साइक्लिक, दैट मींस द मॉलिक्यूल शुड हैव रिंग। सेकेंड हम बात करते हैं दैट मस्ट हैव प्लेनर रिंग, सेकेंड हम प्लेनर रिंग की बात करेंगे। और थर्ड हम बात करेंगे दे शुड बी प्रेजेंस ऑफ अ रिंग वेयर रेजोनेंस शुड बी कंप्लीट, रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग। और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, फोर्थ कंडीशन जो रिक्वायर्ड है आप ध्यान दीजिएगा, देखो एरोमेटिक होने की जो फोर्थ कंडीशन रिक्वायर्ड है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक रेजोनेंस ओवर द रिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक रेजोनेंस ओवर द रिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 4n+2 pi electrons where n is it can be 0 1 2 3 4 and so on। और आप ध्यान देना, for the different values of n, for example for the different values of n that can be 0 1 2 3 4 and so on, the number of pi electrons in cyclic resonance over the ring can be 2 electrons 6 electrons 10 electrons 14 electrons and so on। आप ध्यान देना, अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर फॉर्मूला में पुट करते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर आपने 0 पुट की है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक कैन बी 2 pi electrons that should be involved in cyclic resonance over the ring। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक रेजोनेंस दैट विल कम टू बी 6 pi electrons। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहां पर आपको 10 pi electrons मिल जाएगा, 3 पुट करते हैं तो फिर आपको इसमें 14 pi electrons मिल जाएगा। अब आप ध्यान देना, मैं आपको चारों ही पॉइंट्स, चारों ही कंडीशंस को अच्छे से क्लियर करता हूं, आप समझना इस बात को अच्छे से। देखो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होने की हम बात करते हैं वो बात करते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए। एरोमेटिक की अगर बात की जाए तो वो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए बात होती है। ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स, हम कंपाउंड के साइक्लिक होने के लिए उसमें रिंग प्रेजेंट होने की बात करते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? रिंग मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक। दूसरा पॉइंट, सेकेंड हमने कहा कि इसमें सेकेंड कंडीशन रिक्वायर्ड है कि प्लेनर रिंग शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक। अब इस बात को समझना, देखो अगर आप एक मॉलिक्यूल में रिंग प्रेजेंट होने की बात कर रहे हैं तो जिस रिंग के रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात कर रहे हैं, जिस रिंग के रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात कर रहे हैं, दैट रिंग मस्ट बी प्लेनर। अब ऐसा हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 रिंग प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि दोनों ही रिंग्स प्लेनर हो। मेरे पॉइंट पर ध्यान देना, देखो प्लेनर रिंग यहां पर हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, बट इट नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द रिंग्स मस्ट बी प्लेनर विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नो, सपोज मॉलिक्यूल इज हैविंग 2 रिंग्स बट दैट मे बी एरोमेटिक इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली 1 रिंग। ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल में 2 रिंग प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि दोनों ही रिंग्स प्लेनर हो,
किसी एक रिंग के प्लेनर होने के रिस्पेक्ट में भी हम मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हमने कहा रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग। कंप्लीट रिंग में आपको रेजोनेंस मिलना चाहिए, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं साइक्लिक रेजोनेंस आपको मिलना चाहिए। अब इस बात को भी समझना, देखो मैंने आपसे कहा कि अगर मॉलिक्यूल में 2 रिंग्स प्रेजेंट है, सपोज 2 रिंग्स अगर प्रेजेंट है, तो पहले तो मैंने आपको क्लियर किया कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि दोनों ही रिंग्स प्लेनर हो। इट मे बी वन रिंग मे बी प्लेनर और द मॉलिक्यूल में हैव बोथ द रिंग्स एज प्लेनर रिंग्स। ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल में एक ही रिंग प्लेनर हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों रिंग्स प्लेनर हो। तो किसी एक रिंग के प्लेनर होने के रिस्पेक्ट में भी आप मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात कर सकते हैं। थर्ड, मैंने आपसे कहा रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग। अब फिर से वही पॉइंट आता है कि अगर मान लो मॉलिक्यूल में 2 रिंग प्रेजेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक ही रिंग के ओवर आपको कंप्लीट रेजोनेंस मिले, या ये भी हो सकता है कि कंप्लीट रेजोनेंस में दोनों रिंग्स कवर हो जाएं। लेकिन फिर से वही पॉइंट है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो साइक्लिक रेजोनेंस की मैं बात कर रहा हूं वो दोनों ही रिंग्स को कवर करे। दैट साइक्लिक रेजोनेंस मे कवर द बाउंड्री ऑफ वन रिंग और इट मे कवर बाउंड्री ऑफ बोथ द रिंग्स। मेरा पॉइंट समझना, हमने कहा भी रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग, इसका मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं हमें साइक्लिक रेजोनेंस चाहिए। आप ध्यान देना, यहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमें साइक्लिक रेजोनेंस मिलना चाहिए। लेकिन इस साइक्लिक रेजोनेंस में हो सकता है मॉलिक्यूल की एक रिंग कवर हो सकता है मॉलिक्यूल की दोनों रिंग्स कवर हो जाएं। मतलब ये साइक्लिक रेजोनेंस हो सकता है एक ही रिंग की बाउंड्री को कवर कर रहा हो, या हो सकता है दोनों रिंग्स की बाउंड्री को कवर कर जाए। लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर मॉलिक्यूल में 2 रिंग्स प्रेजेंट है तो साइक्लिक रिंग दोनों ही रिंग्स को बाउंड्री को कवर करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इट मे कवर द बाउंड्री ऑफ बोथ द रिंग्स और इट मे कवर बाउंड्री ऑफ ओनली वन रिंग। दोनों ही केस में हम मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात कर सकते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपको साइक्लिक रेजोनेंस मिलता है, इफ रेजोनेंस इज ओवर द कंप्लीट रिंग, तो ऐसे केस में साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है, वो काउंट इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब वो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करता हूं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिला, उसकी सीरीज अगर आप देखेंगे तो n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक होने के लिए हमें मिलते हैं, वो सीरीज हमारे पास क्या है, दैट में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इस सीरीज में से अगर आपको कोई भी नंबर मिल जाए, उस साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट अगर आपको इस सीरीज में से कोई भी मिल जाए, तो दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड टू बी एरोमेटिक। मेरा पॉइंट समझ लेना। देखो, अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस मिलना चाहिए, मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस है, तो एक पॉइंट तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर मॉलिक्यूल में 3 रिंग प्रेजेंट है, मान लेते हैं मॉलिक्यूल में सपोज 3 रिंग्स प्रेजेंट है, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो साइक्लिक रेजोनेंस तीनों ही रिंग्स की बाउंड्री को कवर करे। नो, हो सकता है वो 3 रिंग्स की बाउंड्री को कवर कर जाए, हो सकता है वो 2 रिंग्स की बाउंड्री को कवर करे साइक्लिक रेजोनेंस में, या हो सकता है वो किसी भी एक रिंग की बाउंड्री को कवर करे। तीनों ही केसेस में हमें एरोमेटिक होने की कंडीशन मिल सकती है। अब साइक्लिक रेजोनेंस अगर है, तो आपको यह भी देखना होगा कि उस साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना है, और वो काउंट आपको इस सीरीज में से कोई नंबर मिलना चाहिए। इस सीरीज में से कोई काउंट आपको मिलना चाहिए। हो सकता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, 14 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। और इस नंबर में से अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की बात करेंगे। अब एक बात ध्यान देना, देखो मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है, वो तो मॉलिक्यूल को देखते ही समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल में रिंग प्रेजेंट है या नहीं, वो तो देखते ही समझ में आ जाएगा। हमने कहा अभी प्लेनर रिंग भी होना चाहिए। अब प्लेनर रिंग होना चाहिए, वैसे तो आप इसको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि रिंग प्लेनर है या नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, थोड़ा सा इस प्रोसेस को आसान बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। तो एक बात सोचिए, अगर हम बात करें कि थर्ड कंडीशन में रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग, तो आप सोचिए अगर किसी रिंग में आपको कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस मिलता है, तो कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस मिलने का मतलब डेफिनेटली वो रिंग आप कह सकते हैं प्लेनर होगी। आप सोचिए अगर आपको किसी रिंग में, जैसे मान लो एक रिंग है और ओवर द रिंग कंप्लीट रिंग में अगर आपको रेजोनेंस मिला, चलो उसको ऐसे समझते हैं, एक रिंग में सपोज 5 एटम्स प्रेजेंट है, एक रिंग में 5 एटम्स प्रेजेंट है, मतलब मान लेते हैं हम 5 मेंबर्ड रिंग है, और हमने कहा कि देयर इज रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग,
मतलब रेजोनेंस इज ओवर द 5 एटम्स, ऑल द 5 एटम्स, सभी 5 एटम्स के ओवर रेजोनेंस आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन आपको मिल रहा है। तो एक बात सोचिए, अगर सभी 5 एटम्स के ओवर आपको रेजोनेंस मिल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इज ओवर ऑल द 5 एटम्स, तो ये तो तभी हो सकता है जब सभी 5 एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करें रेजोनेंस के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम, एक रिंग में 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, एक रिंग में मान लेते हैं 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और सभी 5 कार्बन एटम्स के ओवर आपको रेजोनेंस मिल रहा है, मतलब देयर इज साइक्लिक रेजोनेंस। क्लोज रिंग में रेजोनेंस आपको मिल रहा है, ओवर द रेजोनेंस आपको, ओवर द रिंग आपको रेजोनेंस मिल रहा है। तो आप सोचिए अगर सभी 5 कार्बन एटम्स के ओवर आपको रेजोनेंस मिला, तो ये तभी हो सकता है जब सभी 5 कार्बन एटम्स के पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और आप सोचिए अगर सभी 5 कार्बन के पास पी ऑर्बिटल हैं, अगर सभी 5 कार्बन एटम्स के पास पी ऑर्बिटल हैं, तो डेफिनेटली उन कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि sp2 होगा तभी तो पी ऑर्बिटल होगा उनके पास। sp3 में तो पी ऑर्बिटल हो नहीं सकता। और sp की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप याद करें स्मॉल रिंग्स में sp हाइब्रिडाइज्ड एटम हमें नहीं मिलते हैं। तो अगर ये 5 कार्बन एटम्स की रिंग है एंड इफ देयर इज रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इन सभी 5 कार्बन के पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करें फॉर रेजोनेंस। और अगर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब इन 5 कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, और अगर इन 5 कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है तो फिर तो इन सभी 5 कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, sp2, और अगर sp2 होंगे तो रिंग पक्का प्लेनर होगी। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स एक तरह से आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको ये देखना है कि रिंग प्लेनर है या नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आसान तरीका है, बस आप तो ये देख लो कि रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग है या नहीं है, उसको चेक करने का तरीका है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप देख लो पूरी रिंग में अगर रेजोनेंस के लिए जो रिक्वायर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, याद करो 6 कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने रेजोनेंस के लिए डिस्कस किए थे। मैं रिपीट कर देता हूं, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल। अगर आपको पूरी रिंग में ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है, इनमें से कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर आपको कंप्लीट रिंग में मिलता है, तो मतलब कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस होगा। और आप सोचिए कंप्लीट रिंग में अगर रेजोनेंस होगा तो फिर तो उस रिंग के सभी एटम्स की पी ऑर्बिटल डेफिनेटली ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे फॉर रेजोनेंस। और अगर सभी एटम्स के पास पी ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं दैट रिंग वुड बी प्लेनर। तो अगर आपको ये चेक करना है कि मॉलिक्यूल में जिस रिंग के रेस्पेक्ट में हम उसके एरोमेटिक होने के बारे में सोच रहे हैं वो रिंग प्लेनर है या नहीं है, तो आसान तरीका है, आप तो बस ये चेक कर लो कि उस रिंग में कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है या नहीं है। और कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस आप कैसे चेक करोगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस के लिए रिक्वायर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेंटेन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है। और अगर कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस है तो फिर वो रिंग डेफिनेटली प्लेनर होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज एक जनरल क्राइटेरिया आप ये ले सकते हैं कि अगर आपको कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस मिल रहा है उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किए हैं रेजोनेंस के लिए, तो फिर आप मान सकते हैं कि वो रिंग प्लेनर होगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा, राइट। और उसके बाद में फिर आपको क्या चेक करना है, फिर आपको चेक करना है कि उस रिंग में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस के लिए आपको मिला, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना है, और वो इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है वो कितना होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। दैट कैन बी 2, दैट कैन बी 6, दैट कैन बी 10, दैट कैन बी 14 एंड सो ऑन। अगर आपको इसमें से कोई भी नंबर आपको मिला, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवर द कंप्लीट रिंग, या कह सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान देना। जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल को आपको चेक करना है कि एरोमेटिक है या नहीं। देखो सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा आप चेक कर लो कि इसमें रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, तो देखो वो तो समझ में आ जाएगा कि रिंग प्रेजेंट है या नहीं। तो इस मॉलिक्यूल में रिंग प्रेजेंट है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है।
अब सेकंड कंडीशन मैंने आपसे कहा प्लेनर रिंग होना चाहिए, तो या तो आप हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लो, अदरवाइज मैंने आपसे कहा आसान तरीका है, आप तो इस वाले पार्ट को स्किप करो और डायरेक्ट आप थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। क्या इस मॉलिक्यूल में, क्या इस रिंग में ओवर द रिंग आपको कंप्लीट रेजोनेंस मिल रहा है क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है क्या, चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, फिर ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब ये दोनों पाई बॉन्ड यहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हैं इन दोनों पाई बॉन्ड्स के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप है, 2 बॉन्ड का अंतर है। तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस तो है बट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, या कह सकते हैं रेजोनेंस इज नॉट ओवर द कंप्लीट रिंग। यहां पर आपको पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं मिल पाएगा, साइक्लिक रिंग में रेजोनेंस नहीं मिल पाएगा, साइक्लिक रेजोनेंस आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर जो रेजोनेंस है वो आप कह सकते हैं रेजोनेंस केवल इसी पार्ट में लिमिटेड रहेगा। यहां पर जो रेजोनेंस है वो केवल इस पार्ट में लिमिटेड रहेगा। आप कह सकते हैं इस वाले पार्ट में रेजोनेंस नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं ये वाला जो कार्बन है रिंग का उसका ऑर्बिटल रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैसे भी आप चेक करो, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास p ऑर्बिटल है ही नहीं। बाकी सब कार्बन आप कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बाकी सबके पास p ऑर्बिटल है, जो पैरेलल होने की वजह से ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस तो है बट आप कह सकते हैं ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहां पर हमें बोला है कि रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस नहीं है, या कह सकते हैं साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए आप कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है। अब क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन एरोमेटिक तो नहीं है। अब आप ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, चलिए चेंज करते हैं। यहां पर मॉलिक्यूल में इस कार्बन पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, और क्या मैं कह सकता हूं अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो अब तो रेजोनेंस के लिए जिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की हम बात करते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम अब इस पार्ट में भी मेंटेन हो पा रहा है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, एंड दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अब आप कह सकते हैं नाउ रेजोनेंस इज ओवर द कंप्लीट रिंग। अब आपको साइक्लिक रेजोनेंस यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम रिक्वायर्ड होता है वो अब यहां पर पूरी रिंग में मेंटेन हो पा रहा है। अब यहां पर रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस आपको मिल जाएगा, ओवर द कंप्लीट रिंग आपको रेजोनेंस मिल जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है, और अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर डेफिनेटली आप कह सकते हैं सेकंड कंडीशन भी इनडायरेक्टली वहां पर सेटिस्फाई हो चुकी है। अब बस केवल आपको क्या देखना है, हमने देख लिया कि रिंग प्रेजेंट है, फिर हमने देखा कि पूरी रिंग में रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेंटेन हो पा रहा है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस अब हमें लास्ट क्या चेक करना है, इस साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चला देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मतलब 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। और अब आप ध्यान देना, अगर यहां पर 6 पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं तो मेरा क्वेश्चन है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उस सीरीज में है या नहीं है जो एरोमेटिक होने के लिए सजेस्टेड है। तो इस फॉर्मूला में n की डिफरेंट वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन को पुट करने पर जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें एरोमेटिक होने के लिए रिक्वायर्ड है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10, 14, इनमें से कोई भी एक नंबर हमें मिलना चाहिए। आप कह सकते हैं 6 यहाँ पर है जो कि इस सीरीज में अवेलेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बात समझ लेना, कई बार स्टूडेंट ये क्रॉस क्वेश्चन करते हैं इसमें कि सर वो मॉलिक्यूल के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कि n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1, 2, 3, 4 क्या पुट करेंगे। तो ध्यान देना, जो n की वैल्यू है वो आपको मॉलिक्यूल में पुट नहीं करना है, केवल मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग पुट नहीं करना है। आप तो बस n की वैल्यूज का यूज किया है, तो n की वैल्यू का यूज केवल इतना सा है कि अगर मैं n की डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूं, दैट कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने के लिए रिक्वायर्ड है उसके लिए मुझे ये सीरीज मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि ये नंबर आपने कैसे कैलकुलेट किया, तो आप कह सकते हैं हमने इस फॉर्मूला का यूज किया और इसमें n की हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट किए। तो n की वैल्यूज का यूज केवल इस फॉर्मूला में पुट करके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है
जो कि एक मॉलिक्यूल के लिए एरोमेटिक होने के लिए रिक्वायर्ड है। और उन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में से, उस सीरीज ऑफ नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर आपको मॉलिक्यूल में मिल जाए तो मॉलिक्यूल हम एरोमेटिक कहेंगे। क्या बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट फॉर द गिवन मॉलिक्यूल एज एरोमेटिक मॉलिक्यूल। आया समझ में? तो आपको चेक क्या करना है, एक तो मॉलिक्यूल में रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहां तो एक ही रिंग है, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में 2 रिंग प्रेजेंट हो। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ही रिंग प्लेनर होना चाहिए या दोनों ही रिंग में आपको साइक्लिक रेजोनेंस मिलना चाहिए। नो, दैट साइक्लिक रेजोनेंस मे कवर वन रिंग और दैट मे कवर बोथ द रिंग्स। ये साइक्लिक रेजोनेंस जैसे यहाँ पर इस रिंग को कवर कर रहा है ना, हो सकता है अगर मॉलिक्यूल में 2 रिंग प्रेजेंट होती तो दोनों रिंग्स की बाउंड्री को कवर कर जाता, या हो सकता है एक ही रिंग की बाउंड्री को कवर कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक रेजोनेंस शुड कवर एटलीस्ट वन बाउंड्री, एटलीस्ट बाउंड्री ऑफ वन रिंग। कम से कम एक रिंग की बाउंड्री को कवर करना जरूरी है। एक से ज्यादा रिंग की बाउंड्री को कवर करता है तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर होगी? बाकी तो और आपको एग्जांपल से और अच्छे से ये कंडीशंस को अप्लाई करना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस तो रिक्वायर्ड है मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने के लिए। अब जिस तरह से हमने कहा कि हकल्स रूल इज सजेस्टेड फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक, बिल्कुल उसी तरह से हम बात करते हैं हकल्स रूल इज आल्सो सजेस्टेड फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए भी हकल्स रूल सजेस्टेड है। अब एंटी एरोमेटिक होने के लिए हकल्स रूल क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। ध्यान देना, एंटी एरोमेटिक होने के लिए अगर हम हकल्स रूल की बात करें तो जो एरोमेटिक होने की 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई, 4 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, उन 4 कंडीशंस में से फर्स्ट 3 कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है एंटी एरोमेटिक होने के लिए। ध्यान देना, जो एरोमेटिक होने की फर्स्ट 3 कंडीशंस हैं, फर्स्ट 3 कंडीशंस क्या है? रिंग शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, रिंग शुड बी प्लेनर एंड रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग, दैट इज साइक्लिक रेजोनेंस। ये जो पहली 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों ही कंडीशंस एकदम सेम रहेगी मॉलिक्यूल के एंटी एरोमेटिक होने के लिए। तो ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं फर्स्ट 3 कंडीशंस आर सेम एज फॉर एरोमेटिक। देखो, पहली 3 कंडीशंस तो वही हैं जो एरोमेटिक की रिक्वायर्ड है। केवल और केवल डिफरेंस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में हकल्स रूल के अकॉर्डिंग केवल एक डिफरेंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन साइक्लिक रेजोनेंस। देखो, यहां पर हमने कहा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बस केवल यहां डिफरेंस आएगा एंटी एरोमेटिक के केस में। यहां पर हम बात करते हैं number of electrons in cyclic resonance over the ring should be according to the formula 4n pi electrons। या वहां पर एरोमेटिक के लिए हमने कहा 4n+2 pi electrons और एंटी एरोमेटिक के लिए हम बात कर रहे हैं 4n pi electrons, where n is equal to 1 2 3 4 and so on। और अब आप ध्यान देना, अगर मैं यहां पर भी n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूं, for the different values of n that can be 1 2 3 4 and so on, the number of electrons for a molecule to be anti-aromatic can be 4 8 12 16 20 and so on। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल के एंटी एरोमेटिक होने के लिए आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक रेजोनेंस में वो 4 के मल्टीपल में होने चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स और 4 के मल्टीपल में मतलब इट कैन बी 4 8 12 16। क्या मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 4 के टेबल में जो नंबर आपको मिलते हैं 4 8 12 16 20, इनमें से अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में मिलते हैं तो दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड टू बी एंटी एरोमेटिक। क्या पॉइंट समझ में आया? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान दें। जैसे ये मॉलिक्यूल आपके पास है, देखो पहली कंडीशन तो सिमिलर टू एरोमेटिक इट शुड बी साइक्लिक, तो मॉलिक्यूल साइक्लिक है।
दूसरा हमने कहा प्लेनर रिंग होना चाहिए। देखो उसके लिए मैंने आपसे कहा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक करो कि पूरी रिंग में रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम है नहीं है। तो क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस है क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ओवर द कंप्लीट रिंग है क्या? आंसर है नो, क्योंकि आप देखो ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके बीच में 2 बॉन्ड का गैप आ रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस तो नहीं है, रेजोनेंस तो है लेकिन वो रेजोनेंस केवल इस पार्ट में लिमिटेड है, साइक्लिक रेजोनेंस इसमें नहीं है। इस वाले पार्ट में यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, मतलब द रेजोनेंस कैन नॉट कवर द कंप्लीट रिंग। यहाँ पर रेजोनेंस पूरी रिंग को कवर नहीं कर पा रहा है, रिंग की कंप्लीट बाउंड्री को कवर नहीं कर पा रहा है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। तो देखो साइक्लिक रेजोनेंस अगर नहीं है तो फिर ना तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा ना ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा, और जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक ना हो वो होता है नॉन एरोमेटिक। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए कि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग ना तो इसने एरोमेटिक की कंडीशंस को फुलफिल किया है ना एंटी एरोमेटिक की कंडीशंस को फुलफिल किया है, तो ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये मॉलिक्यूल लेते हैं, अब आप मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया है और अब आप कह सकते हैं नाउ रेजोनेंस इज ओवर द कंप्लीट रिंग, क्योंकि अब ये पॉजिटिव इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन में और ये पाई इस पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन में, तो नाउ रेजोनेंस इज ओवर द कंप्लीट रिंग। अब यहां पर हमें कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस मिल जाएगा, और कंप्लीट रिंग में अगर रेजोनेंस है तो बस अब आप ये चेक करें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन साइक्लिक रेजोनेंस, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन साइक्लिक रेजोनेंस शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 4 फॉर n पाई इलेक्ट्रॉन्स। चेक करते हैं, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स में 2 पाई बॉन्ड्स, रेजोनेंस में 2 पाई बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है और 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर आप कह सकते हैं रेजोनेंस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। And 4 pi electrons are involved in resonance, that is the multiple of 4, that is in the multiple of 4, so this molecule will be called anti-aromatic. ये molecule अब आप कह सकते हैं anti-aromatic है। क्या समझ में आई है? और इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया, ये molecule यहाँ पर 6 pi electrons का इन्वॉल्वमेंट था, ये molecule aromatic था, और ये कैटायन वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नेम भी आप याद रखिएगा। This cation is known as tropylium ion. This cation is known as tropylium ion. It is tropylium ion. क्या क्लियर बात है? तो this is how we can predict the given molecule as aromatic and anti-aromatic molecule. क्लियर हो गई बात ये? बस इस तरह से आपको मॉलिक्यूल्स को पहचानना होगा कि एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है, और जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया विद रूल्स। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपको दे रहा हूं और उन मॉलिक्यूल्स में आपको प्रेडिक्ट करना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर बात ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं जिसमें आपको बताना है विच मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना, इनके आंसर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, वो क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना। दोनों के आंसर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा।